नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। वक्त है मंथन का। आज सबसे पहला कहना चाहेंगे, इस डिबेट में आदर्श की बात कोई भी नहीं करेगा। चुनाव नजदीक है, चुनाव प्रचार के राजनीतिक पार्टियां इधर उधर करने में लगी हुई हैं। वही ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस पार्टी को चुनाव में प्रचार करने के लिए जनता के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा? सवाल यह है कि लोकतंत्र के बगीचे में एक फूल विपक्ष है और विपक्ष क्यों सूख रहा है? जब विपक्ष नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा? राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा ले रही हैं, बावजूद इसके पार्टियों के पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड ने सभी की पोल खोल दी है। कौन कितने पानी में है, इलेक्टोरल बॉन्ड ने सब साफ कर दिया है। मंथन में आज सवाल यही है कि आखिरकार सूख कौन रहा है राजनीतिक उथल पुथल के बीच, जनता या फिर विपक्ष? आज का दिन राजनीति दृष्टिकोण से बहुत ही अहम रहा। देश में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने में लगे हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी जंग के बीच कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा खाता फ्रीज कर दिया गया है। खाता फ्रीज करना सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल। उन्होंने कहा कि जो भारत की छवि थी उस पर प्रश्न चिन्ह उठा है। हम बराबरी से चुनाव न लड़ पाए, इसलिए खाते सीज कर दिए गए। एक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर खतरनाक खेल खेला जा रहा है। हर तरफ सिर्फ इनका ही विज्ञापन लगा है, उसमें भी मोनोपोली है। लोकतंत्र में सभी के पास समान संसाधन है। लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी जंग के बीच कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा खाता फ्रीज कर दिया गया है। खाता फ्रीज करना सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल है। बीजेपी ने खुद हजारों करोड़ भर लिए और हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने निकल कर आई। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव आवश्यक होता है। सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, समान अवसर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भारत की छवि थी उस पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। हम बराबरी से चुनाव ना लड़ पाए, इसलिए खाते सीज कर दिए गए। एक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न करना खतरनाक खेल खेला गया। हर तरफ सिर्फ इनका ही विज्ञापन लगा है, इसमें भी मोनोपोली है। मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे, और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को फायदा हुआ। सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को भारी फायदा हुआ। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को वित्तीय स्थिति पर निर्णायक हमला हो रहा है और हम सभी का मानना है कि ये अलोकतांत्रिक है। सोनिया गांधी ने कहा कि चुनावी चंदे का मुद्दा न केवल कांग्रेस को प्रभावित करता है बल्कि ये हमारे लोकतंत्र को भी मौलिक रूप से प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है। जनता से एकत्रित धन को रोका जा रहा है और हमारे खातों से जबरन पैसा छीना जा रहा है।
A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge ji. सरकार पर हमलावर कांग्रेस। अजय माकन ने कहा कि हमारे खातों को फ्रीज करने के समय को देखें, हमें 2017 और 18 में 199 करोड़ का दान मिला, लेकिन 7 साल बाद 13 फरवरी 2024 को 210.25 करोड़ का ग्रहणाधिकार चिन्हित किया गया। हमारे बैंक खाते लगभग सील कर दिए गए और बाद में 115.32 करोड़ जबरन जब्त कर लिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रहणाधिकार इस तरह से चिन्हित किया गया था कि इसने न केवल 210 करोड़ रुपए सील कर दिए, बल्कि कांग्रेस को अपनी जमा राशि 285 करोड़ रुपए का उपयोग करने से भी रोक दिया गया। इसने मुख्य विपक्षी दल के वित्त को लगभग पंगु बना दिया। हमारे 11 खाते फ्रीज कर दिए गए, वो भी चुनाव की घोषणा से सिर्फ 3 हफ्ते पहले। अजय माकन ने आगे ये भी कहा कि जैसे कि ये पर्याप्त नहीं था, पिछले हफ्ते हमें वित्त वर्ष 1993 और 94 के लिए आयकर विभाग से नया नोटिस मिला। जब सीताराम केसरी कोषाध्यक्ष थे, हमें 31 साल के मूल्यांकन के बाद वित्तीय वर्ष 1993 और 94 के लिए दंडात्मक शुल्क की गणना करने के लिए कहा जा रहा है। मोदी सरकार जानती है कि राजनीतिक दल आयकर के दायरे में नहीं आते। भारत के लोकतंत्र को किया गया फ्रीज। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं रह गई, यहाँ मुख्य विपक्षी दल को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, बल्कि भारत के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच अब सियासी घमासान के लिए दोनों दलों ने कमर कस ली है। कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी को चारों खाने चित करने का प्लान बना रही है। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या कांग्रेस खाते सीज होने के बाद भी बीजेपी को चुनावी टक्कर दे पाती है या नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आन पड़ी? मामला क्या था? 1 महीने पहले करीब सबने खबर सुनी थी कि कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए। मामला यह था कि जो कांग्रेस ने बताया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस का कहना है कि 14,40,000 की अनियमितताओं का मामला है, लेकिन आयकर विभाग ने उन पर 106% पेनाल्टी लगा दी है, जो कि होती है 210 करोड़। मतलब मामला कुल मिला के 14 लाख का ही है, 14.5 लाख का, लेकिन उस पर जो 106% ज़्यादा पेनाल्टी लगा दी है। और बाकायदा आज तो जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर आज पहली बहुत दिनों बाद मुखातिब हुई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ऐसे एक साथ मंच पे दिखे हों, खड़गे जी तो लगातार दिख ही रहे थे साथ में, जहां पर बाकायदा इनकम टैक्स की जो रूल बुक है उसमें कितने की पेनाल्टी है इसको बाकायदा हाईलाइटर से मार्क करके लेके आए थे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन।
उसमें ये लिखा है कि 10,000 रुपए तक का ही जुर्माना लिया जा सकता है, लेकिन हमारा 210 करोड़ रुपए का फाइन मार्क कर दिया गया। इतना ही नहीं, हमारे बैंक खातों से 115 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करा दिए गए। ये सब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके बाद जिन पर आरोप लगाया गया कि भाई राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि भाई आज इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, झूठ बोल रहा है अगर कोई कह रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी है, हम सबसे बड़े विपक्ष और हमारे ही अकाउंट को सीज किया जा रहा है। उसके बाद रविशंकर प्रसाद और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इन सब बातों का जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। वो एक बार आपको सुनाते हैं। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। In utter desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। सुना आपने रविशंकर प्रसाद को, वो तो इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या इस देश में डेमोक्रेसी को लेकर कोई खतरा मंडराने लगा है क्या? विपक्ष सवाल पूछ रहा है। विपक्ष के सवाल से ही जब कोई दो लोग बात कर रहे हो, दो बड़े दल जब बात कर रहे हो, तब तो ये लगता है कि एक तरफ एक बॉन्ड के जरिए कितने हजार करोड़ रुपए का चंदा एक पार्टी को मिल जाता है, पैसा इनको भी मिला, पैसा हर दल को मिला, लेकिन खाता इनका सीज है। और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि बाकी जो मशीनरी है सरकारी, वो कुछ बोल ही नहीं रही है इस पर। चुनाव आयोग ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं, 1 महीने हो गया है। हमारे पास, कांग्रेस कह रही है ये बात, कि हमारे पास तो अपने नेता को कहीं भेजने का पैसा नहीं है। चुनाव कैसे लड़ रहे हैं भगवान ही मालिक है, और कैसे लड़ेंगे हमारे पास जो अभी चर्चा में जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे पूछूंगा कितनी परेशानी हो रही होगी कि आप भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर हर 10 सेकंड में आपको पैसे की जरूरत हो और आपके खाते सीज हैं। बड़ा संघर्ष करके आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। चंदन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। महेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजू जी। सबसे पहले अनिल शर्मा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज बड़ा अच्छा भी लगा कि सोनिया गांधी जी आज बहुत दिन के बाद मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने भी एक बात कही कि चुनाव आयोग को शायद ये सब दिख नहीं रहा है। बड़ा सवाल है कि चुनाव लड़ कैसे रही है फिर कांग्रेस? इतने प्रत्याशी, कुछ अमाउंट तो पार्टी भी देती है, उसके बाद भी अगर प्रत्याशियों के टिकट जब दिए जा रहे हैं, उसके कैसे कहा जा रहा है प्रत्याशियों से? देखिए, पार्टी के खाते सीज होने से परेशानी का दौर तो स्टार्ट हुआ। बिना अर्थ के कोई काम नहीं हो सकता। आखिर ये सरकार की मंशा क्या है? ये विपक्ष को कमजोर करने का जो अथक प्रयास कर रही है। इनकम टैक्स का, जब इनकम टैक्स के दायरे में पार्टी का चंदा नहीं आता है तो इनकम टैक्स के दायरे में लाने का क्या मतलब है? फिर जिस प्रकार से कांग्रेस सरवाइव कर रही है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जेब के पैसे से मेहनत कर रहा है। पार्टी फंड के खाते सीज कर दिए गए, बहुत मुश्किल व्यवस्था है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जब चुनाव के समर में उतरा है तो कांग्रेस का जो हमारा संगठन है, बृहद संगठन है, क्योंकि दिखावा नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत एक बूथ पर पहले भी तैयारी थी, लेकिन आज 9 सवाल के साथ हम लोग जनता के बीच में गए, जनता को समझाने का प्रयास किया। जनता की भावनाओं पर खरे उतरने वाली कांग्रेस पार्टी फिर से इनके काले चिट्ठों का कारनामा को खोलते हुए और अपनी जो हम लोगों ने योजना लाई, जनता के हित में जो कार्य किए, उन सारी योजनाओं को लेते हुए
हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और हमारे प्रत्याशी क्षेत्रवार बैठकें, सभाओं का आयोजन करके इस चुनाव की समर में, चाहे देखिए बहुत जरूरी है कि अर्थ तो आवश्यक है, लेकिन बिना अर्थ के सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक एक कार्यकर्ता हमारा इतनी मजबूती के साथ, वो कहते हैं ना कि जब नहीं डरे थे गुरों से तब नहीं डरेंगे चोरों से, कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ लगा हुआ है। लेकिन ये हमारे नेताओं के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये स्पष्ट कर दिया गया कि किस प्रकार से इस सरकार ने इस लोकतंत्र को छलने का काम किया है। और यही वजह है कि आज वो काला चिट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आवश्यकता पड़ी तो इसलिए कि जनता के बीच में वो संदेश जाना चाहिए कि ये सरकार कर क्या रही है, इसकी मंशा क्या है, ये लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा पैदा कर रही है। ये सारी मंशाओं को उजागर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने। और निश्चित ही है कि जनता जागरूक है और जनता उस मामले को समझेगी और निश्चित अब ये बातें कितना इम्पैक्ट डालेंगी जनता पे, ये भी देखने वाला होगा। हमारे साथ चंदन मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कई चुनाव आपने देखे, कई ऐसे नेता हुए, जैसे मैं तो एक आध दो नेताओं को जानता हूं जो पूरा चंदे पे चुनाव लड़ते थे, उसी टाइम उनको चंदा, जो पार्टी जो लोग आके उनके जो होते थे थोड़े पटेल या धन्ना सेठ लोग, वो आके थोड़ा चंदा दिया करते थे और चुनाव लड़ जाते थे। लेकिन जब एक नेशनल पार्टी जिसके अकाउंट में मुझे लगता है लगभग 100-200 करोड़ रुपए हों और वो इंतज़ार कर रही हो कि मेरा खाता खोल दिया जाए, आज तो उसने झोली फैला दी है जनता के आगे कि आप अपना रुपए रूपी वोट दे दीजिए हमें। लगता है कि यह जो विषय है कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया है, पूरे देश के सामने रखा है, यह विषय कई दृष्टिकोण से राजनीतिक भी है और तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो यह कानूनी कार्रवाई का एक पहलू भी है। अगर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि इनकम टैक्स ने इतने पेनल्टी लगाई है और पेनल्टी में 106% पेनल्टी लगाई गई है और 200 करोड़ से ज़्यादा 215 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी का इसमें पेनल्टी देनी होगी और उसमें कुछ पैसे ट्रांसफ़र भी करा लिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस पार्टी ने कानून का सहारा भी लिया था। पार्टी कांग्रेस ये कोर्ट भी गई, कोर्ट से उन्हें रिलीफ जो मिलना था मिला, और जो खाते फ्रीज होने की बात कही जा रही है, शायद खाते फ्रीज नहीं है इनके, पेनल्टी का मसला ही है। लेकिन एक चीज़ और मैं याद दिला दूं कि अभी जो बॉन्ड्स के बारे में खबर आई है, चुनाव आयोग ने जारी किया है पूरी लिस्ट, उसमें करीब 1300 करोड़ रुपये कांग्रेस पार्टी को मिली है पिछले 4 वर्षों में, देखें 2019 के बाद से। तो ये जो बॉन्ड के पैसे हैं, अगर 1300 करोड़ रुपये हैं, ये पैसे कहाँ गए? आज तो ठीक है कि भाजपा को सबसे अधिक पैसे हैं, भाजपा केंद्र सत्ता में बैठी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी पैसे मिले हैं। इन पैसों का उपयोग तो चुनाव के लिए ही लोग करते हैं। इस बीच में ऐसा कोई मसला है नहीं, चुनाव भी हुआ नहीं केंद्र में, इसके चलते इनके पैसे खर्च हुए होंगे। तो एक तो विषय ये है। दूसरा ये है कि बगैर पैसे के चुनाव कराना, चुनाव लड़ना बहुत कठिन है। जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी सामने खड़ी हो, जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के सामने तो संकट है। अब इन्हें, मुझे लगता है कि जो मसला है इन्होंने उठाया है, आधी राजनीतिक मैंने इसलिए कहा है कि उधर बीजेपी वालों ने भी काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि ये हार के डर से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर सच में ये तकनीकी तौर पे या कानूनी तौर पे केंद्र सरकार ने इनके साथ ज्यादती की है, तो इन्हें कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट से रिलीफ मिलनी चाहिए। और जहां तक सवाल है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये सवाल शायद राहुल गांधी ने पूछा है, तो इसमें अभी चुनाव आयोग का मसला है नहीं। चुनाव आयोग के पास संज्ञान तभी दिया जाता है जब चुनाव आयोग से सीधे मसला जुड़ा। यहाँ पे इनके खाते में पैसे चंदे के आते हैं या फिर जहां से भी पैसे आते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी इनकम टैक्स के साथ जुड़ी होती है। तो इसलिए इन्हें इस बात को लेकर, अगर इनकम टैक्स ने इनके साथ ज्यादती की है, तो इन्हें कोर्ट का सहारा लेना चाहिए और कोर्ट से रिलीफ लेनी चाहिए। अगर सचमुच ये इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो मुझे लगता है कि कोर्ट इनके साथ ज्यादती नहीं करेगी, है ना, इनको रिलीफ जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसे अगर पॉलिटिकल बयानबाजी है, अभी तो वो कह रहा है कि चुनाव जब घोषणा हो चुकी है तो हर दल एक दूसरे को अपना जो हथियार फेंके जा रहे हैं, वो शस्त्र अस्त्र दोनों, तो जो हथियार लग जाए सामने वाले पे वो हमारी जीत होगी। तो इसलिए ये मसला राजनीतिक कितना है और कानूनी पेचीदगियां इसमें कितनी जकड़ी हुई हैं,
इसे ये दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी स्पष्ट होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ सचमुच कितनी ज्यादती हो रही है। मुझे मेरे विचार से इन्हें अगर समस्या है तो इन्हें कोर्ट का मूव करना चाहिए, कोर्ट का मूव करना चाहिए। बिल्कुल कोर्ट का रुख करना ही पड़ेगा अगर आपको इतना ही ज़्यादा अगर लग रहा है कि आपके साथ जाती हो रही है। चुनाव आयोग या सरकारी मशीनरी को हम तभी कह सकते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी है, कई चुनाव इन्होंने बहुत नज़दीक से देखे हैं और सबसे बड़ी बात की जो बात आती है ना कि चुनाव पार्टियां धन कहाँ खर्चा करती हैं, तो असेसमेंट बहुत अच्छा है राजू जी का, वो बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा हो, कहाँ खर्च हो रहा है। राजू जी, कई चुनाव आपने लड़े भी और कराए भी, लेकिन पार्टियां पैसा लाती कहाँ से ये बताती नहीं, तो बॉन्ड ने सबको बता दिया कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। अब आज कांग्रेस कह रही है कि पैसा है नहीं और चुनाव हम नेता लोग को ट्रेन से भी नहीं भेज पा रहे हैं। नहीं विशाल जी, आपकी बात जो आपने उठाई है, लोकतंत्र में जहां तक निर्वाचन आयोग की बात है, निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है कि उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठता है तो निसंदेह ये देश में जो मैसेज गया है और उस मैसेज के बाद जो भी आप देख रहे हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आ रहे हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि ये मामला पहले भी एक बार उठा था और तमाम बहस इस पर हुई थी, लेकिन अब चुनाव के वक्त उठा है। और अगर इनकम टैक्स के दायरे की बात जो उन्होंने कही है कि इनकम टैक्स के दायरे में पार्टियों को रहना है आईटी उसमें, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे चंदे, बहुत सारी स्कीमें आपने देखा हो सांसद और विधायकों से अलग अलग योजनाओं के तहत जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करके उनसे कहती कि भाई आप अपने निधि से या अपने पास से या अपने व्यक्तिगत खाते से इतना इतना पार्टी को आप भेजिए। अब ये डिटेल में जो आनी चाहिए थी सीजीआई के बाद, तो मसलन ये था कि जब ये लागू हुआ, जिस बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, और आज भी कल भी गृह मंत्री जी के कई स्टेटमेंट लगातार आते रहे इस पे, और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये कालाबाजारी रोकने के लिए उन्होंने स्टेप उठाया था। हालांकि वो न्यायपालिका पर किसी तरीके की टिप्पणी करने से बचते रहे। ये निश्चित तौर पर है कि कोई भी बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, कैंपेन में एक बड़ा खर्चा होता है। भाई उनके स्टार कैंपेन है, जाएंगे हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे, आएंगे, तमाम और भी होता है। और प्रचार में कई रैलियों का खर्चा जो है पार्टी पे चला जाता है। कई बार अगर पैसा नहीं है तो वो जो बजट है 95 लाख रुपए अगर सीमा है चुनाव लड़ने की, तो 95 लाख की सीमा में ही उसको सारे खर्च और ब्यौरे दिखाने पड़ेंगे। लेकिन विशाल जी, पूरा भारत जानता है और आप भी जानते हैं कि 95 लाख में ये चुनाव होता नहीं है। चुनाव तो बहुत सारे आपने भी देखे होंगे। आज के समय में तो सांसद तो छोड़िए, विधायक भी 95 लाख के चुनाव में जितनी गाड़ियां और व्यवस्थाएं ये वो, इसके अलावा बहुत सारे लोग डमी प्रत्याशी भी उतार देते हैं, उनका भी खर्चा अतिरिक्त व्यय के रूप में आता है। हालांकि इस बार मामला कुछ सख्त है, तो डमी प्रत्याशियों पर इस बार मैं समझता हूं बहुत ज्यादा जो स्थितियां दिख रही हैं, न्यायपालिका की भी जो स्थितियां दिख रही हैं, उसमें जो खेवन हार हो जाते थे कि भाई ठीक है आपको 5 गाड़ी मिलेगी, 5 गाड़ी डमी प्रत्याशी की जगह 2-3 गाड़ी मिल गई। राष्ट्रीय पार्टी को अलग सुविधाएं मिलती हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अलग है। और इसके अलावा भी जो नॉमिनल पार्टियां बन गई हैं या निर्दल के रूप में आप लड़े तो उनकी अलग सुविधाएं। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जो प्रश्न कांग्रेस ने उठाया है और भाजपा की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं कि ये एकदम गलत है। उनके जो आरोप हैं उसमें आपने देखा कि भाजपा के प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा कि नहीं, उनके खाते फ्रीज नहीं हुए हैं। और अगर वो मामला उन्होंने उठाया है तो ये भी बात सच है कि ये मामला अगर वो लाए थे तो उनको भी, जो हमारे चंदन मिश्रा जी ने कहा भी कि आज देश में न्यायपालिका बहुत अच्छे अच्छे निर्णय दे रही है। और तकरीबन मैं समझता हूँ हर चीज में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी की जो आम जनमानस में इस समय उनका भी एक, जैसे मान लीजिए पूरे भारतवर्ष में मोदी की लहर है, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी बड़ा खौफ है। आम आप चर्चा देख लीजिए, कहीं खड़े हो जाइए तो हर जगह जस्टिस चंद्रचूड़ जी की चर्चा होने लगती। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जितनी लोकप्रियता हमारे बैंकों के आसपास तो जरूर हो रही है, बैंकों के आसपास तो जरूर हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो, न्यायपालिका भी इस समय मैं देख रहा हूं कि सारे न्यायपालिका कुछ। अब यह है कि भाई आपको ईडी ने सम्मन भेजा
तो आपको आमने सामने करना चाहिए, आपने कोई डर बिल्कुल नहीं है। आमना सामना करना लेकिन- चाहिए। और दूसरी चीज, लेकिन विशाल अगर जी, कोई जो चीज है, मुद्दे थे उन मुद्दों पर पार्टियों के पास में आज जो लोगों के बीच में जाएंगे, आज महंगाई की आप स्थिति देख रहे हैं क्या है। आज हमें आप लग रहा है तमाम इसी जो- महंगाई की बात भी राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साहब हम कहां से किसी को भेजें, हम लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने विज्ञापन नहीं दे पा रहे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। इसका हम रुख करेंगे कुंवर जितेंद्र सिंह का, जो कि भाजपा के प्रवक्ता है। वक्त एक ब्रेक का है। हम ब्रेक के बाद आने के बाद भाजपा का रुख करेंगे। भाई इतने आरोप आप पे लगे, खैर राष्ट्रीय नेतृत्व पे उसके जवाब दिए गए, लेकिन कुंवर जितेंद्र सिंह से जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। कांग्रेस लगातार डेमोक्रेसी पे, प्रधानमंत्री मोदी पर इतना क्यों वार कर रही है, जबकि देश में तो कुछ और ही चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। आज रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी और खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि सूख कर कांटा हो गई है कांग्रेस। इसी पर उनका जिक्र इसलिए था क्योंकि जो आरोप लगाए कांग्रेस ने। कुंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। सर क्या कहेंगे? अब लगातार हमलावर हो रहा है विपक्ष आप पर, और अब तो आरोप लग रहा है कि आप ही लोग खाता सीज करा रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं कि किसी और का विज्ञापन चले, पूरी मोनोपोली करा लिया आपने। देखिए, अगर हम इमरजेंसी का 77 का दौर याद करें तो कांग्रेस की कार्यशैली, कार्य प्रणाली और लोकतंत्र का मखौल किसी से छुपा नहीं। अब अगर आपका शासन इतना अच्छा था, आपकी देश के प्रति निष्ठा भरपूर थी, तो आप देश से नकारे क्यों जा रहे हैं? आप कहना कुछ चाहते हैं और आपके दिलो दिमाग में कुछ और होता है। तो आज ये कांग्रेस की जो स्वार्थ की राजनीति कह दीजिए या तुष्टीकरण की राजनीति कह दीजिए, उसका आज पूरे देश में अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 10 वर्षों से। तो डेफिनेटली उसमें कांग्रेस की हताशा तो होनी ही है कांग्रेस को, लेकिन हताशा का मतलब ये नहीं होता कि उस हताशा में आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर दें। आप अपने भारतवर्ष के अंदर ऐसी अनर्गल राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दें, वो भी तब जब सारी दुनिया की नजरें आज भारतवर्ष के अगले लोकसभा चुनाव की तरफ हैं 2024 के। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान की चुनावी स्थिति देखी। पाकिस्तान में सभी दलों की हकीकत को देखा, एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपों को देखा, उनकी पूरे विश्व में जग हसाई होते हुए देखी। तो कांग्रेस अपनी विश्व पटल पर जग हसाई करवा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ठीक है आज आप सत्ता से दूर हैं, आपसे जो गलतियां हुई आप उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते। सुबह का भूला अगर शाम को वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस के वो जो कट्टरवादिता वाली स्थिति है वो जस की तस है, लेकिन जो लोग कांग्रेस की हकीकत को समझ चुके हैं वो कांग्रेस छोड़कर या तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या अन्य दलों में जा रहे हैं। तो उन्हें माना जा सकता है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ रहा है तो उसे भूला नहीं कहा जाएगा। लेकिन कांग्रेस आज कहां खड़ी है और कांग्रेस क्यों विश्व पटल पर अपनी जग हसाई करवा रही है? लेकिन जितेंद्र जी एक चीज तो है, आपने भी इमरजेंसी का जिक्र किया, क्या हमने जो पहले हुआ उसी को लेकर चलना है? क्योंकि मैं एक चीज से खफा रहता हूं, हम अगर 10 साल में विकास कर रहे हैं तो हम पिछले 70 साल गिनेंगे ही क्यों? हम चीजों को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो सब लोग कहते हैं कि थोड़ा पीछे का भूलो तभी आगे का अच्छा होगा। तो हमें वो भूलना भी चाहिए ना। अगर हम उसी तरीके से काम करेंगे, नहीं तुमने भी तो किया था, ये तो मना भी करते हैं लोग कि सब एक जैसे नहीं हो जाते। अभी मैं पिछले दिनों राहुल गांधी का एक बयान सुन रहा था, मुंबई में शायद उनकी यात्रा समाप्त हुई उससे पहले का। तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि ईडी, सीबीआई और मीडिया का ऐसा यूज होता है, और इन सबको बता दूं कि हमारी सरकार भी कभी ना कभी आएगी। तो अब तो ये धारणा आ गई, बदले की भावना से राजनीति नहीं की जाती, ऐसा मुझे
मेरे कई बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे ये बताया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। अभी आपने भी जिक्र किया कि 1975 में जो लोकतंत्र के साथ हुआ, तो 2024 में भी वही हो रहा है क्या? उसकी डेप्थ को समझिए। हमने 1977 का जिक्र इसलिए किया कि उस पीढ़ी के जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं, अभी तो देश की आधी आबादी है ऐसी जिन्होंने 1977 का दौर देखा है, तो वो आज ये कहते हैं कि एक वो दौर था कांग्रेस का जब कांग्रेस पावर में थी, और आज ये भारतीय जनता पार्टी का युग आया है। तो निश्चित तौर पर देश बदल रहा है, देश के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना आई है, और पहली बार आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल ने एक अपनी नेशनलिटी को लेकर, एक अपनी राष्ट्रीय पहचान को लेकर, और वो राष्ट्रीय पहचान देश की नहीं, देश की राष्ट्रीय पहचान तो पिछले 10 वर्षों पर विश्व पटल पर बहुत ऊपर चली गई है। एक आम भारतवासी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को बहुत पुख्ता और मजबूत किया है, ये आज उस दौर के लोग मानते हैं, इसलिए हमने उसका जिक्र करा। 1977 में आपकी उम्र भी कम रही होगी, हमारी भी कम रही होगी, लेकिन हमने अपने बाप दादाओं बुजुर्गों से सुना है और आज भी सुनते हैं, तो इसलिए 1977 का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि देश की आधी आबादी जिन्होंने कांग्रेस का पावर का दौर देखा है, वो आज कहते हैं कि आज देश के अंदर भारतीयता को साकार करती हुई सरकार आज है, प्रधानमंत्री आज हैं, इसलिए आज अपने प्रधानमंत्री की गारंटी पर सब भरोसा कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर अभिमान करते हैं। मेरा प्रधानमंत्री मेरा अभिमान है, आज ये देश का प्रत्येक भारतवासी मानता है। महेंद्र सिंह जी, आपने सुना कि आज ही कभी 10 सालों में ही प्रधानमंत्री पर अभिमान कर रहे हैं हम लोग, और अभी हम लोग उनको भरोसा कर रहे हैं। गारंटी की बात में तो मैं सहमत हूँ जो जिपेंद्र जी ने कहा। आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश के किसी प्रधानमंत्री के अंदर ये क्षमता ही नहीं थी कि वो देश की जनता को जगा सके और देश की जनता उसमें भरोसा कर सके। सरकारें आती रही, जाती रही, नेता आते रहे, जाते रहे, लेकिन ये अटल जी में थी कि नहीं? जब प्रत्येक भारतवासी अटल जी में थी प्रधानमंत्री के ऊपर। अरे मैं कह रहा हूँ अटल जी में थी कि नहीं? अटल जी नहीं थी अटल जी में। अरे आपने कहा किसी, तो किसी में तो अटल जी भी आ गए, श्रद्धे हैं। आपने उनका कहा तो मैंने कहा पूछ लूं। मैंने आपसे बस एक चीज पूछी, अटल जी में थी या नहीं, हाँ या ना। मैं महेंद्र सिंह जी का रुख कर रहा हूं इसीलिए। अटल जी को 13 महीने और 13 दिन से ज्यादा चलने नहीं दिया, ये भी एक कटु सत्य है देश की राजनीति के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या किया? 77 की याद दिलाते तो। चलिए अनिल जी और जिपेंद्र जी, पहले महेंद्र सिंह जी का मतलब जान लेते हैं। महेंद्र सिंह जी, आपकी पार्टियों में टुकड़े होते रहे, राजनीतिक आप दोनों लोग, मैं आप दोनों के पास फिर से वापस आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार है महेंद्र सिंह जी, मैं उनका रुख करता हूं। जिपेंद्र जी, महेंद्र जी। जी बिल्कुल, ये मसला दरअसल बहुत हद तक पॉलिटिकल है। कानूनी तो है ही, कानूनी तो है, इसीलिए नोटिस आया। और इसके बाद कांग्रेस एक शायद थोड़ा त्रुटि है उनके बयान में कि फ्रीज कर दिए गए, क्योंकि इनकम टैक्स अपीलेट से इनको ऑर्डर मिल चुका था, डी फ्रीज कर दिए गए थे। तो कानूनी तौर पे ये शायद पॉलिटिकल बयानबाजी है कि फ्रीज है अकाउंट। अकाउंट फ्रीज नहीं है, अकाउंट में एक अमाउंट बोला गया है कि इतना अमाउंट आपको रखना ही होगा हर वक्त, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो एक, क्योंकि वो एक इनकम टैक्स का एक होता है कि अगर कोई पेंडिंग केस है और आपके ऊपर अगर इतना टैक्स लायबिलिटी बनती है कुछ पेनाल्टी से, तो वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो वो शायद मामला है, और कितना उनके अकाउंट में है या नहीं वो तो कांग्रेस बेहतर बता सकती है। तो चुनाव के दौरान तो दो चीजें तो होती ही हैं। देखिए, पॉलिटिकल इस तरीके के माइलेज लेने की कोशिश होती है कि साहब देखिए हमारे अकाउंट फ्रीज कर दीजिए और हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। हो सकता है इनके पास हो या ना हो, हालांकि जो अभी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उनमें तो पता चल रहा है कि 1300 करोड़ रुपए तो इनके पास भी आए हैं, और ये 3-4 सालों में आए हैं। तो वो कुछ होगा ही, या राहुल गांधी की यात्राएं चल रही होंगी, अब जैसे मैनेज करें। लेकिन ये बात सही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ये लोकतंत्र की पहली शर्त है। इसमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, कम से कम चुनाव के दौरान। ये बिल्कुल सही बात है कि पैसा, एक बीजेपी के पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, कांग्रेस के पास बहुत पैसा ताकत नहीं है। ये कहीं ना कहीं ठीक है उनकी बात कहना। अब दूसरी बात ये है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकारें, अगर आपको याद हो तो कांग्रेस
का तो दो ही टूल होते थे, एक सीबीआई और दूसरा इनकम टैक्स। किसी के यहाँ भी छापे पड़ जाते थे और फिर बाद में वो कैसे केस हैंडल होते थे सबको पता है। अभी सरकारों ने ईडी इनका टूल है, तो ईडी से अभी चीजें होने लगी हैं मैनेज। तो ये तो एक पॉलिटिकली जो सत्ता में होते हैं वो कुछ ना कुछ देखिए एजेंसियों के ऊपर जो आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सत्यता रहती है, ठीक है। लेकिन इनको जो नोटिस, ये हाईकोर्ट भी गई, कांग्रेस हाईकोर्ट भी गई और कांग्रेस को हाईकोर्ट ने भी ये फटकार एक तरीके से लगाई कि आप नोटिस को इग्नोर क्यों कर रहे थे, क्योंकि आयकर में जो छूट मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, आई थिंक 61 का एक्ट है, उसके तहत 13B के तहत, तो उसमें भी एक कुछ नियम है कि आपको इनकम टैक्स की ऑडिट करानी पड़ेगी आपको अपने अकाउंट्स के और सारी चीजें सब कुछ। तो वो अनियमितताएं अगर हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये तो कांग्रेस पार्टी और कोर्ट में अपना बोलेगी। हाई कोर्ट में भी केस है इनका, सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, ये सुप्रीम कोर्ट भी गया, हो सकता है वहां से राहत मिल जाए, इनके अकाउंट के जो पैसे रोके गए वो पैसे भी ये इस्तेमाल कर सके। लेकिन अकाउंट फ्रीज नहीं है, ये तो तय है। अगर आप देखेंगे अकाउंट फ्रीज नहीं है, इनके अकाउंट में आगे कर सकते हैं। अब रही कि पैसे हैं या नहीं है, कैंपेन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये तो कांग्रेस पार्टी को ही मैनेज करना होगा और तो कोई मदद कर नहीं सकता उनकी। हाँ, पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं, पब्लिक पैसा दे भी रही होगी और चुनाव कैंपेन 200 से उनका चल भी रहा है, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा कि नहीं चल रहा। कुछ दिन पहले अभी उनकी भी बड़े बड़े ऐड आए थे न्यूज़पेपरों में, जिसपे उन्होंने भी अपनी गारंटी दी है कि हमारी ये गारंटी, हमारी ये पूरा चुनाव तो गारंटी का ही है और गारंटी बैंक से नहीं निकल पा रही है, बस निकल पाती है। और उसको वो माइलेज लेने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है कि हमारे देखिए हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। 200-250 करोड़ में ये चुनाव नहीं होता है, चुनाव 200-250 करोड़ का नहीं है, चुनाव में तो हजारों करोड़ लगने हैं। तो 200 करोड़ से क्या होना है, कुछ नहीं होना। 65 करोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ले लिया और शायद 110 करोड़ 115 करोड़ या जो भी 200 करोड़ को यूज नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है। पैसे तो हजारों करोड़ खर्च होने हैं अभी चुनाव में, अब वो कहाँ से आएंगे वो तो ये जानती हैं पार्टियां कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल। नवीन जोशी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, सबकी बातें सर आपने सुनी। एक सबसे बड़ी चीज़ है नवीन जी कि जिस तरीके से आज के चुनाव का जो पूरा माहौल बदल गया। पहले क्या होता था कि हाथ से झंडे लिखे जाते थे, एक दौर वो भी था। आजकल क्या है कि पीआर टीम आपका स्लोगन तैयार करती है। एक विधायकी के चुनाव से लेकर सांसदी के चुनाव तक पीआर टीमें हायर हैं, वो बड़े बड़े कैमरे और 10-10, 12-12 लोगों की टीम आपकी स्पीच तक वो लिख के दे रही हैं। तो मुझे लगता है अतिरिक्त पैसा तो यहाँ जाने लगा और उसके बाद वो कनेक्शन भी नहीं बचा लोगों में। और जब आप एक बहुत बड़ी पार्टी से सामना कर रहे हो जिसके पास खूब सारा धन हो, तो वहां पर कांग्रेस ने आके इसलिए कर दिया कि अगर कल को कोई ये कहे कि भाई साहब आप ये मान लीजिए कि आपका पैसा नहीं था, तो कांग्रेस ये कह सकती कि हमने मेरे अकाउंट ना सीज हुए होते तो हम इससे और अच्छा चुनाव लड़ सकते थे। एक ये भी कहीं ना कहीं सर बात रही होगी नवीन जी। दरअसल इस भारत देश की राजनीति में इलेक्शन सबसे महंगे हो गए हैं और यही कारण है कि राजनेता जब टिकट से लेकर के चुनाव जीतने तक सारे दाव पे चलते और वो बिना पैसों के नहीं होता। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, तो सारा झगड़ा जो है वो पैसों का ही है। अब आप बात कर लीजिए, चंदे की बात आई थी अभी थोड़ी देर पहले, चंदे पर भी वही बात है और ये खाता फ्रीज करने पर भी यही बात है। तो कांग्रेस का जो दर्द है वो दर्द ये है, वो उन्होंने पूरा नहीं बयान किया है, उन्होंने केवल वो पार्ट दिखाया है पब्लिक को जिससे ये मैसेज चला जाए, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ये चला जाए कि भाई हमारे पास पैसा था लेकिन उसको रोक लिया गया और इसलिए हम खर्च नहीं कर पाए। अब उसमें सिंपैथी गेन करने का, जैसा ईवीएम पर वो सिंपैथी बताते हैं, ऐसा इस बार वो पैसों पर बताएंगे कि आप देखिए हमारे पास तो हमारा इनकम टैक्स को दायरे में ला करके और हमें पैसा हमारा रोक दिया गया, हम अपना पैसा खर्च नहीं कर पाए। जो आप बात कर रहे हैं कि पहले पैम्पलेट्स लिख करके प्रचार होता था, अब बहुत महंगे हैं, तो चुनाव महंगे हैं। कांग्रेस उसे मैनेज कर भी सकती है, लेकिन अभी जो स्थिति है कांग्रेस की, उसे केवल अपनी सिंपैथी गेन करना है और उसके पास ये दोनों पार्ट दिखाने के लिए ठीक ठाक है कि भाई हमें हमारा पैसा रोक लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि अटैकिंग मोड पर है, सत्ता में जो भी दल होता है, ये किसी दल विशेष का नहीं कह रहा हूं, सत्ता में जो भी दल होता है वो तमाम एजेंसियों का सदुपयोग दुरुपयोग अपने लिए करता है और विपक्षी को कमजोर करने के लिए करता आया है। जब आप बात सिद्धांतों की करते हैं तो ये बात मान लीजिए कि सिद्धांत केवल विपक्ष में ही कहे जाते हैं,
सत्ता पक्ष में आने के बाद सिद्धांत स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई। जब सत्ता पक्ष में हम हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ईडी भी हमारी है, सीबीआई भी हमारी है, रिजर्व बैंक भी हमारी है, इलेक्शन कमीशन भी हमारा है, तो वो उसी अनुसार चलेगा। तो इसलिए ये स्पष्ट हो गया है कि अभी जो कांग्रेस का जो रोना धोना या जो भी कुछ कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, उसका आधार यही बनेगा कि देख लीजिए हम तो चुनाव ढंग से लड़ना चाहते थे लेकिन हमें बेबस किया गया, हमें मजबूर किया गया। अनिल जी, कहीं ये सब बातें तो नहीं है, क्योंकि परेशानी तो है कांग्रेस के साथ, ये तो तय है। अब वो चाहे धन की वजह से हो या नेताओं के मन की वजह से हो, दोनों चीजें हैं। देखिए, कांग्रेस के पास इस समय धन की अव्यवस्था है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता 1977 के मामले की याद दिला रहे थे कि आधी आबादी इस बात को जानती है कि 1977 में क्या पोजीशन थी। आधी आबादी ये भी जानती है कि 1977 में जनसंख्या और अन्य दलों का विलय करके जनता पार्टी बनाई गई। मोरारजी देसाई इनके देश के प्रधानमंत्री बने, और मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने सीधा सीधे सारे प्रधानमंत्रियों पर लांछन लगाकर मोरारजी देसाई को भी अपमानित कर दिया। चौधरी चरण सिंह को भी अपमानित कर दिया, जिनको इनकी पार्टी सम्मान दे रही है। चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को पहले आप सुन लीजिए, बीजेपी जितेंद्र सिंह जी सुन लेते हैं, समय बहुत नहीं रहता है। मैं आप सबको बार बार रोकूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि एक एक करके सबको मैं इसीलिए पूरा टाइम देता हूं। मैं किसी के भी कोई प्रवक्ता बोल रहा हूं या हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट बोल रहा हूं, मैं किसी को नहीं टोकता हूं। मैं इसीलिए पूरा समय देता हूं कि कम से कम बात सुन ले। मैं अगर मुझे पूछो, मैं भी पूछता हूं सवाल, इसमें टाइम जाया होता है। टाइम हमारे पास उतना रहता नहीं, बाउंडेशन हमारे पास भी टाइम की रहती है। अनिल शर्मा जी, इसकी स्थिति क्या रही? उस समय की आबादी ये भी जानती थी कि आजादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान रहा। ये बराबर सत्ता से दूर रहे। जनसंघ का खत्म करने के बाद जनता पार्टी को उन्होंने बनाया, वो भी सरकार ये चला नहीं पाए, और जो जनता पार्टी बनी उसको भी तोड़कर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई, और उसकी भी विचारधारा वो हिंदूवादी समाज विचारधारा नहीं थी जिस बात करें, वो गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा थी। जब प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने ये देखा कि हिंदूवादी संगठन को इन्होंने समाप्त कर दिया, तो भारतीय जनसंघ का गठन करके पुनर्गठन हुआ, पुनर्रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका चुनाव आज भी दीपक 2016 तक वो जीवित रहे और 2016 तक वो अध्यक्ष रहे। शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह नहीं मालूम कि आजादी से लेकर अब तक 52 साल तक ये अपने आरएसएस के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा पाई। ये राष्ट्रीयता की बात करते हैं, ये कहते हैं लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार करने की बात। कांग्रेस लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार कर रही है। जिस प्रकार से बीजेपी खरीद फरोख्त का खेल कर रही है, तमाम अगर गिनवाना चाहे तो डिबेट का सारा टाइम उसी में चला जाएगा। ये क्या है? ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार नहीं कर रही तो और क्या है? सारी ईडी सीबीआई के जो विपक्ष के ऊपर, इनकी पार्टी में क्या घोटाले नहीं? जो व्यक्ति इनकी पार्टी में आना चाहता है उसको कैसे लाते हैं? उसके ऊपर पहले रेड डलवाते हैं, उसके बाद उसको शामिल कर, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप, फिर वो आपके यहां शामिल। कई घटनाएं हो चुकी और ये विश्व पटल पर जगहसाई की बात करते हैं कांग्रेस की। विश्व के पटल पर आपने जिस प्रकार की जगहसाई कराई है, 55 लाख के करोड़ के जब 70 साल में हुआ, 155 लाख करोड़ का कर्जा आपने बढ़ा दिया देश पर। दूसरी, विश्व बैंक ने आपके लोन देने से मना कर दिया, ये आपकी जगहसाई करा रहे हैं। इस देश के अंदर आप क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा अगर ये बात कर लें किसी पर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बात करते हैं कांग्रेस की हताशा की। कांग्रेस कहीं हताशा नहीं है। कांग्रेस एक सही सच्चा आईना जनता के बीच में रखना चाहती है, और कांग्रेस ने यह संदेश देना चाहती है कि यह सरकार किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रही है। आप देख लीजिए किस प्रकार से। मैं आपको छोटी सी याद दिला दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब हम चल रहे थे तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नेताओं की गाड़ी, राहुल जी की गाड़ी आगे निकलती, हम लोग पीछे पीछे गाड़ियों में थे। तो वहां की स्थिति थी प्रशासन की, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए का शासन, जैसे ही गाड़ियां निकल जाती हैं पुलिसकर्मी खुद अपने हाथों से उन बैनरों को फाड़ते हैं। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या दर्शाना चाहते हैं? रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सूख कर कांग्रेस कांटा हो गई है। अरे कांग्रेस के डर से तो आप सूखते चले जा रहे हैं जनाब। आपको यह हताशा हो रही है जैसे ही पहला गठबंधन की विपक्ष की बैठक हुई, जहां कहते थे एक अकेला सब पर भारी,
आपकी पार्टियों का सब दूसरी मीटिंग होती है तुरंत, और उसमें एनडी गठबंधन की मीटिंग आती है, एनडी अलायंस की मीटिंग होती है, 38 दलों का ग्रुप निकल कर आता है। एक अकेला कहां चला गया भाई? 38 दल निकल कर आए, क्यों देश की जनता को गुमराह करते हैं? ये बात करते हैं मोदी जी की गारंटी की, गारंटी फेल हो चुकी है। और कहते हैं अभी रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हार की हताशा से बहाना ढूंढा गया है। अगर हार की हताशा है और आपको जीत का इतने प्रति इतने आश्वस्त हैं, तो बता दें क्या जरूरत है आपको मुस्लिम मित्र बनाने की, क्या जरूरत है महिला मित्र बनाने की, क्या जरूरत है किसान मित्र बनाने की? जहां आप किसानों पर आपके नेता गाड़ी चढ़ाते हैं, जहां किसान आंदोलन करें तो सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी जाती हैं, वहां आप किसान मित्र बनाने चले हैं। पुलिस कर्मियों को आप पुलिस मित्र बनाने चले हैं। मुस्लिमों को आप दरकिनार करते हैं, मुस्लिमों पर गद्दारी का आरोप लगाते हैं, उन मुस्लिम मित्र बनाने चले हैं। पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर मुस्लिमों के वोट बटोरने का काम करते हैं। 2017 के जवाब ले लिया जाए अनिल जी। अब अनिल जी जवाब भी ले लिया जाए जिपेंद्र सिंह जी से, क्योंकि अब समय बिल्कुल। जिपेंद्र जी आप जवाब देना चाह रहे थे। अभी हमारे शर्मा जी ने बहुत पुरानी राजनीति के ऊपर चर्चा शुरू करी, तो हम इन्हें थोड़ा सा इनके ज्ञान को थोड़ा सा और बढ़ा दें। ये वो कांग्रेस है जिसने 1946 में ही बरतानिया हुकूमत के झंडे के नीचे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। देश तो ऑफिशियली 1947 में 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। ये वो कांग्रेस है जिसकी सरपरस्ती में या तो उन क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया या गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये वो कांग्रेस है। ये अभी रुकिए अभी तो शुरू। अनिल जी बोल लेने दीजिए, बोल लीजिए जिपेंद्र सिंह जी। तो मुझे और भी गेस्ट है, मुझे उन्हें भी लेना है। पहले मैं जल्दी जिपेंद्र जी अपनी बात को खत्म करेंगे। अभी 4 पॉइंट भी नहीं पूरे कर। सुनिए तो जरा जनाब, सुनिए तो। ये वो कांग्रेस है जिसने देश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को परखा नहीं दिया। जिपेंद्र जी जल्दी से अपनी बात को खत्म करिए। जिपेंद्र जी जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। अनिल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिपेंद्र जी हमें तो सिर्फ 120 सेकंड चाहिए। हाँ, ये वो मैं दे दिए मैंने। जब देश में आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ तो इन्होंने अपने दल बल और निरंकुशता से अनेकों हत्याएं करवा दी। एक राजस्थान में एक दल बना था जो इन्हें टक्कर देख रहा था, वो प्लेन क्रैश करवा दिया। तो उसके बाद आप आइए। अरे रुकिए ना। अरे अनिल जी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अभी मैंने फिर कहा, फिर उसी चीज में उलझ जाऊंगा मैं। बहादुर शास्त्री जी का क्या करा आपने? आजादी के बहादुर शास्त्री जी को आपने गायब चलिए कर दिया। मैं पीसीआर से कहूंगा दोनों लोग को डाउन कर दें, दोनों लोग की आवाज बंद करिए। मैं राघवेंद्र सिंह राजू जी के पास चलूंगा। राजू जी कई चुनाव आपने देखे जिस तरीके से दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आज के चुनाव पर कांग्रेस स्टैंड कहां कर रही है। एक तो उसने अपना इमोशनल कार्ड खेल दिया, हमारे पास पैसे नहीं, हम नेताओं को कहीं भेज नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं एक ये बड़ा गेम चेंजर तो नहीं साबित होगा, क्योंकि इमोशनल कार्ड खेला है जाकर। सोनिया गांधी मौजूद थी, खड़गे जी भी मौजूद थे, राहुल गांधी भी थे और तमाम सीनियर लीडर थे। देखिए आप भी जान रहे हैं विशाल जी, जब इनकम टैक्स विभाग ने डिमांड नोट भेजा था तब ये मामला आया था और उसमें ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि 210 करोड़ रुपए करीब पेनाल्टी उन्होंने लगाई थी। अब विद्वान जो भी हमारे वकील रहे होंगे, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में, अलग अलग पार्टियों में होते हैं, लेकिन है क्या कि पार्टियों के पास में आज के समय में बीजेपी तो अपने अपने जो इस समय राम लहर में चल रही कि युग राम राज का आ गया है ना, घर घर में भगवा छा गया, तो वो यो राम राज में चल रही है। विपक्ष के पास में मुद्दे नहीं है। जब मुद्दा विहीन कोई मामला होता, मुद्दे की लड़ाई शुरू हो गई। तो जनता के बीच में जब तक आप मुद्दों को मजबूत लेकर के जाएंगे नहीं, और उन मुद्दों के बीच में तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र लंबे समय से आप लोग अपने डिबेट में करते रहे, रोजगार है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसी चीजें हैं, महंगाई है, तमाम ऐसे प्रश्न समय समय पर उठते रहे हैं। लेकिन उन सब चीजों के साथ में जो राष्ट्रवाद की बात है, तो ये निश्चित तौर पर है कि आज देश में क्या ये जो बात अभी प्रधानमंत्री जी ने ही उठाई थी कि क्षेत्रीय दल वंशवाद को परंपरा बढ़ा रहे हैं, वंशवाद की परंपरा को बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय दल पे तो उठाई थी, लेकिन उन्होंने ये निश्चित तौर पर क्षेत्रीय दल के ऊपर भी ये आरोप लगाए थे
तो ये वंशवाद की बात है। राजनीति में जो आपने पहला नारा ही था बीजेपी का भ्रष्टाचार और महंगाई के बाद, अब की बार मोदी सरकार दूसरा नारा आया सबका साथ सबका विकास। फिर नारे इस बार ज्यादा हो गए हैं। इस बार आया मोदी है तो गारंटी है, फिर आया मैं मोदी का परिवार हूं, और इसके बाद एक शक्ति पर आपने देखा कि शक्ति का रूप, तो शक्ति का जो बात कहना चाह रहे थे राहुल गांधी जी, उस शक्ति का स्वरूप को किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उसको पकड़ा और इस तरीके से जनमानस में उसको गेन किया। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नए मतदाता बढ़े, 97 करोड़ मतदाता हैं देश में, उन 97 करोड़ में नए मतदाता बड़ी संख्या में बढ़े हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य, पहले 89 करोड़ के लगभग मतदाता थे, अब 97 है, 8 करोड़ करीब बढ़ चुके मतदाता। और इसमें उत्तर प्रदेश में 7,15,000 करोड़ मतदाता महिला मतदाता है। तो ये तमाम चीजें जो गुणा भाग की चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आश्वस्त करता हूं विशाल जी कि आज जो स्थितियां हैं, अगर सबकी तैयारी ठीक होती तो अभी तक राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। एनालिसिस सारे लोग कर रहे हैं और यही चल रहा है भाई, किसके खिलाफ कौन सा प्रत्याशी मजबूत लगाया जाए। और अवसरवादिता का खेल है। लोकतंत्र में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों की अब कोई निष्ठा नहीं है, दलीय निष्ठा तो है नहीं। आप भाई सुबह किसी में हो, शाम को किसी में हो, शाम को कोई झंडा उठा लोगे, शाम को कोई डंडा लगा लोगे। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर विपक्ष है और विपक्ष में अगर एजेंसियों पर कोई आरोप उठ रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर एजेंसियों पर, एजेंसियों को तो काम करना चाहिए भाई। आपको अगर ईडी बुला रही तो क्यों जाने में दिक्कत है? अगर आपको इनकम टैक्स बुला रहा तो जाने में क्या दिक्कत है? आप तमाम जो एजेंसियों पर, उनके स्वायत्तता पर, उन सब चीजों पर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत की जो जनता है वो एजेंसियों पर कानून और न्याय। चलिए मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। मैं राजू जी आपको रोकूंगा। अनिल शर्मा फाइनल कमेंट, फिर मैं डिबेट को क्लोज कर रहा हूं। अनिल शर्मा जी फाइनल कमेंट। विपक्ष है और बीजेपी में शामिल हो जाए, उस पर कार्रवाई खत्म। भाई हम तो ये बात कह रहे हैं कि देखो आने और जाने का दौर है। इस समय धनबल और जनबल तो चल रहा है, ये सब जानता है, पूरा देश जान रहा है कि जनबल और धनबल। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप बात कोई रख रहे हैं, एजेंसियों पर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप मजबूती के साथ बात रखेंगे अगर जनता के बीच, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो मजबूती के साथ बात नहीं रख पा रहे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं राघवेंद्र जी। भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका, भारत की बहुत सशक्त न्यायपालिका है, इसलिए यहाँ का लोकतंत्र भी बहुत मजबूत है। विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, सब जहां लोग मतदान करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े, अभी आप टिकटों का वितरण तक नहीं हो पा रहा है, और इसके बाद नए नए मुद्दे, नई नई बातें बहस की छिड़ जाती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं आम जनमानस में। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि अब बात मुद्दे की होना चाहिए। मुद्दे को तो देख रहे हैं पूरे लंबे, अरे अब वो पूरा चुनाव ही मुद्रा पे आ गया है, मुद्दे कहीं ना कहीं खो गए। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका भी, राघवेंद्र सिंह जी आपका भी, जितेंद्र सिंह जी आपका भी, अनिल शर्मा जी आपका भी। और दो के हमारे साथ चंदन मिश्रा जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नवीन आनंद जोशी जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दे से स्टार्ट हुआ ये लोकसभा चुनाव मुद्रा पे आ गया है। और आज तो रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही दिया कि सूख कर कांटा हो रही है कांग्रेस। अब कौन कांटा हो रहा है, कौन फूल हो रहा है, ये सब जब लोकसभा के चुनाव का आगाज होगा, पहला चरण होगा, और या फिर 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर के न्यूज़ आपके पास आता रहेगा। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।